और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस्तांबुल से, जहां पर धमाका हुआ है। धमाके में कम अज कम 10 अफराद के जख्मी होने की इतला है। राहतकारी का काम इस वक्त जारी है। अंडरग्राउंड केबल लाइन में ये धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त इस्तांबुल से आ रही है, जहां पर धमाका हुआ है। कम से कम 10 अफराद के जख्मी होने की खबर मिल रही है। राहतकारी जारी है। अंडरग्राउंड केबल लाइन में ये धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त इस्तांबुल से आ रही है, जहां धमाके की खबर है। धमाके में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। राहत कार्य का काम जारी है। अंडरग्राउंड केबल लाइन में ये धमाका हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के एक्वायर की गई जमीन को छुड़ाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक। यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। अगली समाअत अगस्त में होगी। आजम खान ने हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज। हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आजम खान के लिए राहत की खबर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के एक्वायर की गई जमीन को छुड़ाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगी है। यूपी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया गया। अगली समाअत अगस्त में होने वाली है। आजम खान ने हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिली है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में। जी देखिए आजम, एक बड़ी राहत जरूर है फिलहाल जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को। हालांकि इस पूरे मामले में आजम खान की तरफ से जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए। हालांकि आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां के जो एसडीएम और एडीएम का आदेश था, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे भी जमीन थे जहां पर मस्जिद बनाई गई थी, उस जमीन का लीज नहीं लिया गया था, ऐसा फिलहाल आरोप लगाया गया था और उसके बाद उस जमीन को जब्त कर लिया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली थी और इस पूरे आदेश को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। वहीं आपको बता दूं आजम कि यूपी सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट अर्जी दाखिल की गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर और ये कहा गया था कि बिना उनके पक्ष को सुने उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा। आज इस पूरे मामले पर पूरी बहस हुई। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फिलहाल फैसला है वो एक तरफा है। उनके पक्ष को नहीं सुना गया, उनकी दलीलों को नहीं सुना गया और ऐसे में उनके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जौहर ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी फिलहाल में जो जमीन थी, जो फिलहाल लीज पर नहीं ली गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था, फिलहाल उस आदेश को उस पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से इन तमाम याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जी तो बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील है उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने वसीम कादरी, उनकी तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक पक्षीय आदेश दिया है, जबकि जो फिलहाल लीज की जमीन थी उसमें उनके द्वारा कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसमें यह बताया गया था कि जो फिलहाल लीज की जमीन थी, जिस लीज की जमीन को लेकर 26 किसानों ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के द्वारा फिलहाल परमिशन ली भी गई थी। चूंकि जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी यानी कि एक फिलहाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, लिहाजा वहां पर जो मस्जिद बनाई गई है वो लाजमी है बनना। हालांकि
जो मस्जिद की जमीन थी उस जमीन को एक्वायर कर लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके बाद ये तमाम जो विवाद है वो सामने आया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आजम खान को जरूर मिली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको इस पूरे मामले में नोटिस जारी हुआ है, वो इस आदेश को लेकर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के ताल्लुक से रामपुर के एक्वायर की गई ज़मीन को छुड़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट से आज़म खान को राहत मिल गई है। तारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तारिक, एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आज़म खान को बड़ी राहत मिली है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर। हाँ देखिए, बहुत अहम खबर है और जाहिर है कि आजम खान के जो गुज़िश्ता बयानात हैं, साबिक़ा बयानात हैं, उनकी बुनियाद पर यही कहा जा सकता है, उनको ऐसी उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी दस्तावेज लगाए गए हैं ट्रस्ट की जानिब से वो अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल हैं और उनमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अदालत उज़्मा से कहीं ना कहीं मेरे हक में फैसला आएगा। ये बयानात आजम खान के साबिक़ा शामिल हैं सब पूरी रिपोर्ट में। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जो 12 एकड़ का मामला था, तो जो कुछ भी जमीन थी तो उसको तो यूपी गवर्नमेंट ने सही माना था। उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी से मुल्हिक जमीन थी उसको यूपी गवर्नमेंट के मुताबिक वो नाजायज कब्जे की गई जमीन थी। लेकिन आजम खान का कहना उस वक्त यही था कि ये इसके दस्तावेज मौजूद हैं और डीएम और तमाम जिम्मेदारान के जो है बाकायदा दस्तावेज साइन के साथ मौजूद हैं उस सिलसिले में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सियासी शाखसाना भी है और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अदालत का मामला है और जब अदालत उज़्मा का मामला हो तो इसमें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब देखना यही है कि अगस्त में जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ दिलचस्प की जाती है, किस अंदाज से यूपी गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने जाहिर है कि ये कहा है अभी कि हम जाएंगे कोर्ट और बाकायदा अर्जी लगाई जाएगी और इस फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन जाहिर है कि अदालतों के मामले अदालतों में ही तय होते हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस पेशरफ के बाद आइंदा किस अंदाज की हिकमत अमली गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश जो है वो वज़ा करती है और क्या कुछ आजम खान की जो पूरी एक ये वकला की टीम है इसकी जानिब से पेशरफ की जाती है। बिल्कुल तारिक, एक सवाल ये करना चाहूँगा, अगली समाअत की जो तारीख है वो काफ़ी लंबी है, अगस्त की तारीख दी गई है, तो इस दौरान जो ज़मीन जो एक्वायर की गई बताया जा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी के पास रहेगी या उत्तर प्रदेश सरकार के पास रहेगी? देखिए, अभी जो पूरा मामला है इसमें अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अपनी जानिब से क्या और लगाती है, 40 करोड़ की करती है। लेकिन अब जाहिर है कि अदालत का हुक्मनामा आने के बाद उसमें जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें खासा वक्त लग जाता है और इसमें भी मुझे लगता है कि खासा वक्त लग जाएगा क्योंकि एकदम एक्शन होना जो है नहीं। तो अभी तक इसका जो अंदाजा है और जो जैसे माजी में रहा है, जो नज़ीर रही है, उसकी बुनियाद पर हम यही कह सकते हैं कि फिलवक्त तो हुकूमत के पास रहेगी। ताहम जैसे ही कार्रवाई फाइनल स्टेज में पहुंचेगी और फैसला होगा तो फिर वो जो है वापस मिल जाएगी आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त राकेश अस्थाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो
इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा, और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स या वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो। पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, आज ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज़ में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मांग के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। सोशल मीडिया पे एक मिनट, अगर आपको सवाल पूछना है एक एक करके पूछे। मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगी। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सर, सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि हिंसा में दोनों पक्ष
की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है? आपने देखा होगा कि एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर सवाल ये है कि एक सर कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस ब्रीफिंग इस वक्त दे रही थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। लखीमपुर खीरी केस के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर करने को कहा है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुतासरा फरीक को नहीं सुना, इसलिए इसे जल्दबाजी में जमानत मिल गई। हाईकोर्ट इस मामले को दोबारा समाअत करेगा। ये फैसला आज चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली के बेंच ने सुनाया। बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इससे कबल वो 4 माह तक हिरासत में था। किसानों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत की मुखालफत की थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख करने की मांग करने वाले किसानों की अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। आशीष मिश्रा जिनके पिता भाजपा के अभी मंत्री हैं, उनकी बेल कैंसिल होना इस बात का सबूत है। और जो कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आशीष मिश्रा के बेल रद्द होना, कैंसिल होना, ये किसानों की जीत है और किसान विरोधी भाजपा सरकार की हार है। अगर आशीष मिश्रा में उनके पिता भाजपा के जो मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री में कोई शर्म बची है, कोई किसानों के प्रति सहानुभूति है, तो मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। और अब हमें पूरा विश्वास है कि इंसाफ जरूर होगा। जो लखीमपुर में जो भाजपा की टोली के हाथ रंगे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। शेयर मार्केट में अचानक आज गिरावट देखने को मिली। सुबह बाजार खुलते ही बड़ी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस और HDFC बैंक के नतायज मायूसी के साथ खुले और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सरमायाकार परेशान है। सुबह सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग के दौरान सरमायाकारों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। चीन के GDP के आदादोशुमार से भी मार्केट में मायूसी है। चीन के GDP की शरह-ए-नमू 4.8% है, तो वहाँ कोरोना के बढ़ते हुए केसेज ने भी मार्केट को परेशानी में डाल दिया है। सुस्त रवि का खौफ और रूस यूक्रेन जंग की तवील खींचातानी, जिसका असर पूरे एशियाई बाजारों पर पड़ा है और हिंदुस्तानी बाजार भी इससे अछूता नहीं है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और अजान को लेकर सियासत लगातार जारी है और बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और उसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। महाराष्ट्र में MNS के लाउड स्पीकर से अजान की मुखालफत और लाउड स्पीकर निकालने की धमकी का अभी से असर देखने को मिला। अमरावती जिले के अचलपुर में झंडा लगाने को लेकर हालात कशीदा हो गए। गुज़िश्ता शब कुछ तरपसंदों ने शहर के दूल्हा गेट पर परचम लहराया, जिसके सबब देखते ही देखते शहर के हालात कशीदा हो गए, जिसको देखते हुए शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अभी हालात पूरी तरह से काबू में। वहीं पुलिस ने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और अमन व अमान कायम रखने की अपील की है। ऐसा नहीं है। कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? उद्धव ठाकरे साहब ने तो मराठवाड़ा में इतनी सभाएं ली है क्योंकि हमको जनता का समर्थन है। हमको दिखावा नहीं करना पड़ता है, हम करते हैं। अगर कोई किसी के स्पॉन्सरशिप से राजनीति करता है तो उनको करने देंगे। शिवसेना अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर देश की और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा करते आई है और करती रहेगी।
वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। के मुताबिक 3 तारीख तक जितनी भी मजहबी मकामात हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह लाउड स्पीकर के लिए इजाज़त लेना लाजमी करार दिया है। तमाम मजहबी मकामात में, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मसाजिद, चर्च वगैरह शामिल है। इसमें लाउड स्पीकर लगाने के लिए हर किसी को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से तहरीरी इजाज़त लेनी होगी और तहरीरी इजाज़त मिलने के बाद ही मजहबी मुकाम पर लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे। नासिक पुलिस ने ज़िम्न में नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया, जिसमें अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक किसी भी मजहब की पूजा अर्चना लाउड स्पीकर में नहीं की जा सकेगी। रियासत के वजारत दाखिला इस मामले को संजीदगी से ले रहा है और महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने रियासत के DIG से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल से मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी और उसके बाद से वो वहाँ पर हनुमान चालीसा या कोई भी दूसरे भजन का पठन पाठन कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।